कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। इस हार की उम्मीद शायद देश में किसी ने नहीं की थी, लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, ऐसे अनुमान पहले से लगाए जा रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बदलाव का एक ट्रेंड है, इसी तरह कर्नाटक के लोग भी एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, इस तरह के सरकारों के बदलाव को करते रहे हैं और इसलिए माना जा रहा था कि उस ट्रेंड के चलते कर्नाटक के लोग इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस को अपना वोट करेंगे। उम्मीद पहले से थी, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने विकास के काम किए हैं, जिस तरह से केंद्र की योजना हर राज्य के गरीब तबके तक पहुंची है, फ्री आवास, फ्री मेडिकल सुविधा और बाकी चीजें, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद थी कि कर्नाटक के लोग भी उनको अपना वोट करेंगे और इस बार इस ट्रेंड को बदलेंगे कि दूसरी बार सरकार रिपीट नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन रिजल्टों से निराशा हाथ लगी है और उस निराशा के कुछ कारण और भी रहे हैं। मैं आज आपको पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की हार के वो कौन से प्रमुख रूप से 6 कारण रहे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को, जो कर्नाटक के लोगों से उम्मीद थी कि वो उनके पक्ष में वोट करेंगे, केंद्र सरकार के जो काम है, जो योजना है, जो विकास का मुद्दा है, उसको देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि इस बार कर्नाटक में ट्रेंड बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी, दोबारा बनेगी, आखिरकार उसके पीछे के कारण क्या रहे। यूं तो आप देखेंगे मीडिया, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई जो है इसमें हिंदुत्व के मुद्दे की बात कर रहा है, कोई पसमंदा मुस्लिम की बात कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह भी एक नैरेटिव का हिस्सा है किन्हीं तरह की बातचीत को करने का। भारतीय जनता पार्टी पहले से इस बात को समझ रही थी कि कर्नाटक में इस बार उसकी जीत आसान नहीं है। मेहनत की जाती है और हर चुनाव में पार्टी जी जान से लगती है, वो पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी योजना बनाती है और अंतिम क्षण तक उसको पूरे युद्ध के स्तर पर लड़ा जाता है। जैसा कि आपने देखा भी कि कर्नाटक के इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और स्टार कैंपेनर के रूप में प्रधानमंत्री खुद मैदान में थे। अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, वो सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और यहां तक कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये स्टार कैंपेनर के रूप में थे और धुआंधार रैली और रोड शो इन लोगों ने किए। लेकिन उसके बाद भी जो नतीजा है वो ये बता रहा है कि लोगों को विकास के मुद्दे ध्यान में नहीं देने हैं। लोगों का ध्यान राम मंदिर, धारा 370 जैसे बड़े मुद्दों पर भी नहीं आया। लोगों का ध्यान लोकल मुद्दों पर है और इसकी आपको बताएं कि एक संभावना भी रहती है, क्योंकि चुनाव विधानसभा का है, राज्य का मसला है और इसीलिए लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि जो लोकल नेता उनके हैं वो उनके काम के आधार पर वोट करते हैं, ना कि बड़े नेताओं के चेहरे पर या बड़े मुद्दों पर। तो ये कर्नाटक में देखने को आया और ये हिमाचल में भी देखने को मिला था। अब इससे भारतीय जनता पार्टी शायद शपथ लेगी कि आने वाले दिनों में जो अगले कुछ राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में है, इसी तरह आपको बता दें महाराष्ट्र का बीएमसी चुनाव अभी होना है, इसको देखते हुए इसके आगे आपको बता दें कि हरियाणा है, हरियाणा में चुनाव होना है और राजस्थान में चुनाव होना है। तो इसमें अब भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी उसी तरह से। इसके लिए अभी उनके पास टाइम है, लेकिन समय रहते यदि भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों पर चिंतन नहीं किया तो ये भी समझ लीजिए कि फिर ये राज्य भी इनके हाथ से जा सकते हैं। तो वो 6 कारण कौन से रहे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लीडर थे, जिन्होंने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने से लेकर लगभग 30 साल पार्टी को दिए, लोगों तक पैठ बनाई, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक जुड़े रहे, उसमें आपको बता दें बीएस येदियुरप्पा सबसे उनके सीनियर लीडर थे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया इन्होंने ये बनाया कि जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई उनको डायरेक्ट चुनाव में नहीं लड़ाया जाएगा, उनको किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा, उनको जो है कहीं राजनीति के और किसी पद पर या संगठन में रखा जाएगा। और इसलिए पार्टी ने विचार किया था कि नए लोगों को आगे लाया जाए और बीएस येदियुरप्पा को कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उन्होंने ये चुनाव से इनको बाहर कर दिया। बीएस येदियुरप्पा के अलावा एक पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और उसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी, ये 3 नाम ऐसे थे जो एक बड़ी कम्युनिटी पर अपना इफेक्ट रखते थे और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट बैंक कहलाता था। और यह बड़ा वोट बैंक इन 3 बड़े नेताओं के साइड होने से कांग्रेस की झोली में चला गया। व्यक्ति देखता है कि किधर वोट दूं, भाजपा से नाराजगी है तो उनको लगता है कि जेडीएस या तो कांग्रेस, तो जेडीएस के बजाय कांग्रेस को वोट देना ये एक तरह से गुस्सा जाहिर करना था। लोगों ने ये तय कर लिया कि भाजपा की सरकार को नहीं लाएंगे, हम कांग्रेस को लाएंगे, जिन्होंने ये पार्टी ज्वाइन कर लिया। आपको बता दूं, ये जो पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार थे और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी, इन दोनों नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और कांग्रेस ज्वाइन करते ही जो इनके चाहने वाले थे और जो जाति के लोग थे वो इधर शिफ्ट हो गए। भारतीय राजनीति में आप कितना ही काम कर लें, कितने ही बड़े बड़े योजनाओं को आप अमल में ले आएं, लेकिन जातिगत जो राजनीति है वो हर राज्य के चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, इन चुनावों में हावी रहती है। और यह असर हुआ बीएस येदियुरप्पा, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार, पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी के अलग होने से। बीएस येदियुरप्पा जरूर किसी पार्टी में नहीं गए, लेकिन जो 2 नेताओं के मैंने नाम लिए, जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी, ये कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस से टिकट ले लिया। और इसी में येदियुरप्पा, शेट्टार और सावदी के जो लिंगायत समुदाय में बड़े नेता माने जाते हैं, वो लिंगायत समुदाय शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। अब कांग्रेस की तरफ जब लिंगायत जा रहा है, ये पब्लिक में दिख रहा है कि ये 2 बड़े नेता साइड हो गए और तीसरा जो लिंगायत नेता है येदियुरप्पा, उनको इस बार चुनाव मैदान में नहीं होने से मैसेज गया समाज में कि हमारे लिए कोई जगह भाजपा में नहीं है। तो इधर आपको बता दूं कि जो मुस्लिम वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, एसडीपीआई से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं पहले पीएफआई से जुड़े हुए थे, उन लोगों का लक्ष्य रहता है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जाए। और वो आखिरी क्षण तक ये आकलन करते हैं कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो भाजपा को हरा सकती है और कड़ी टक्कर दे रही है। तो उसमें उनके सामने 2 पार्टी थी, एक थी जेडीएस, एक थी कांग्रेस। तो उनको लगा कि जेडीएस तो अगर हमने जिताया तो वो तो बीजेपी को बाहर नहीं रख सकती और बीजेपी से मिल करके सरकार भी बीजेपी की बनवा सकती है। और इसलिए जो मुस्लिम वोटर थे उन्होंने तय किया, एसडीपीआई से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस को एकजुट होकर वोट करेंगे और कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। और उसका नतीजा सामने है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये अनुमान लगा रहे थे, मेरा भी अनुमान ये था कि लगभग 100 के आसपास तो भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। आकलन ये था लोकल लोगों से बातचीत करने के बाद कि लगभग 95 सीटें तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ले आएगी। लेकिन जो ये 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटी है, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और इसीलिए आपको बता दें कि ये जो रिजल्ट है ये बता रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े लीडरों को जो साइड किया, उसके कारण बड़ी संख्या में आदिवासी और आपको बता दें कि जो बाकी समुदाय है जिसमें दलित हैं, आदिवासी है, लिंगायत समुदाय है, ओबीसी है और वोक्कालिंगा है, वो जो है ये समुदाय अलग हो गया और ये समुदाय कांग्रेस में आ गया। फिर मुस्लिम वोट भी कांग्रेस को चले गए और इसी के कारण ये रिजल्ट आपके सामने है। तो ये एक रहा है। दूसरा आपको बता दें, कर्नाटक में कोई बड़ा चेहरा, येदियुरप्पा को साइड कर दिया, उसके बाद
अगला कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं था जिसके नाम पर पूरे कर्नाटक में वो वोट मांग सके। मोदी, योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये लोग वो हैं जो अन्य राज्यों से आए हैं या तो बाहर से आए हैं। लोकल लीडरशिप का खड़ा नहीं होना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान दे रहा है। जिन भी राज्यों में लोकल बड़ा चेहरा नहीं है, उन राज्यों में अब आप देखेंगे मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर या हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर आप वोट नहीं ले सकेंगे। और यह समस्या इनको हिमाचल में भी आई और यह समस्या मैंने जैसा कहा हरियाणा में, इसी तरह राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगी यदि समय रहते उन्होंने इस मुद्दे पर काम नहीं किया। लोग ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। मुख्यमंत्री का चेहरा यदि आपका कोई नहीं है और अचानक से आप किसी को बीच में से निकालते हैं, तब फिर जनता पर उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ता है और बाकी लोग सहयोग नहीं करते हैं। तो एक मुद्दा यह भी रहा। आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी, उनके पास डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जैसे बड़े चेहरे थे जिसके नाम पर कांग्रेस को एक मुश्त वोट पड़े। एक तरफ दो मजबूत नेता और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं था। एक बड़ा मुद्दा इस चुनावों के पहले ही भ्रष्टाचार का था। 40% कमीशन की बात ये चलाई गई और ये इसमें कुछ एक्चुअल फैक्ट भी थे। मोदी तक शिकायत पहुंची थी और मोदी जी के जब पास शिकायत पहुंची तो इस पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसका असर उतना नहीं पड़ा क्योंकि समय में बहुत देर हो चुकी थी। इसमें ई ईश्वरप्पा वो मंत्री थे, उनको मंत्री पद भी गंवाना पड़ा और आपको बता दें कि एक एमएलए को जेल तक जाना पड़ा। भ्रष्टाचार के किस्से वहां इतने थे कि जो बिल्डर एसोसिएशन है उन्होंने मोदी जी से शिकायत की थी कि यहाँ जो भी बिल्डिंग बनाते हैं, जो भी फैक्ट्री बनाते हैं, उसमें कमीशन देना पड़ रहा है और इसको कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं रह पाया। और अगर किसी नेता को बाहर करते हैं तब फिर वो नाराज हो जाते हैं। जैसा मैंने उदाहरण दिया, लोग नहीं समझ पाते हैं कि बदलने का क्या कारण है, किसी को साइड करने का क्या कारण है। अब आप समझिए कि कोई पार्टी करे क्या। एक जो बड़ा चेहरा है, अगर कोई डिप्टी सीएम है, कोई पूर्व बड़ा नेता है और उसको उसकी कंप्लेंट आ रही है और भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट नहीं देती है, तो उसकी जाति के लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनेता इसको जाति से जोड़कर और धर्म से जोड़कर लोगों को भावनात्मक रूप से अपने से जोड़ते हैं और इसका असर पार्टी पर पड़ता है। दूसरा आपको बता दें, ध्रुवीकरण करने में भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई। बजरंग दल को बैन करने के नाम पर कांग्रेस मुस्लिम वोट को रिझाने में पक्का हो गया कि जो जेडीएस का वोटर था वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके दो कारण रहे। उनको लगा कि बीजेपी को जेडीएस तो नहीं हरा सकता है, कांग्रेस हरा सकती है, एसडीपीआई का समर्थन। नंबर 2, ध्रुवीकरण, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस ने घोषणा की कि हम सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल को बैन कर देंगे, तब जितने भी वहां उस तरह के लोग हैं वो सब खुश हो गए और उनको लगा कि हमारे को अगर कोई सहयोग कर सकता है हमारे अपना एजेंडा चलाने में, वो तो कांग्रेस है। और इसलिए उन लोगों ने तय किया। ये कहा जा रहा है कि रातों रात मीटिंगें हुई हैं और उन मीटिंग में यह तय किया गया है कि जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है बस उसी कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देना है, जहां कांग्रेस का कैंडिडेट हल्का है वहां किसी अन्य को वोट देना है। इसी तरह से ये जो रहा, एक एंटी इनकम्पेंसी एक मैटर रहता ही है जहां सरकार पहले से हो। तो एक छठा कारण यह भी था कि सत्ता विरोधी लहर थी और सत्ता विरोधी लहर पक्ष में बदल सकती थी। जैसे हमारे सामने उदाहरण उत्तर प्रदेश का है कि 2017 में वहां योगी आदित्यनाथ थे, 22 में उन्होंने रिपीट किया, लेकिन कहीं भी एंटी इनकम्पेंसी जो थी वो विपक्ष ने उठाने की कोशिश तो की, लेकिन वहां विकास योगी जी ने इतने किए, आम जनता के हित के काम इतने किए कि विपक्ष का एंटी इनकम्पेंसी अभियान जो चला रहे थे, जो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई पैसा नहीं लिया गया, नई नौकरियों की नियुक्ति हुई उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और जिन लोगों ने पेपर लीक वगैरह किए उनके खिलाफ एनएसए लगाया गया और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश ये नारा दिया गया, जिस पर जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के कारण से आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। तो उत्तर प्रदेश में उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा। योगी जी ने 2022 में वापसी की, दोबारा वो सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस तरह का नेतृत्व
इस तरह के काम जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किए हैं कि वो एक हिंदुत्ववादी चेहरा भी है, उसके साथ साथ बहुत ईमानदार नेतृत्व भी हैं और अपने मंत्रियों को भी उन्होंने कंट्रोल में रखा कि कहीं कोई भ्रष्टाचार की खबर नहीं आई। इसके अलावा विकास, ऐसा ही कर्नाटक में करने में भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई। तो ये कुछ कारण रहे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हारी है। उम्मीद है इस विश्लेषण के बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान देगी और आगे से जो राज्यों में चुनाव आने हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव अगर मोदी जी को जीतना है तो इन मुद्दों पर ध्यान देना होगा, वरना 2024 के नतीजे जो हम उम्मीद लगा रहे हैं उनमें भी विपरीत परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है।